जय हिंद दोस्तों। केजेसी क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी लोअर पीसीएस की क्लासेस चालू थी और उसी क्रम में आज हम ज्योग्राफी का दूसरा क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम भारत का भौतिक विभाजन के जितने भी क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको लेके आए हैं। और ये पूरा सीरीज हमारा क्वेश्चन बेस ही रहेगा और इसी क्वेश्चन बेस पे हम पूरा सिलेबस यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस का कवर करना चाहेंगे। तो देखते हैं आज ज्योग्राफी का सेकंड क्लास, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, अगर भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन की बात करें तो मुख्यतः ये 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, दूसरा, उत्तर का मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत। चौथा, तटीय। मैदान। ठीक है, ये प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको सब डिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे कि तटीय मैदान के बाद अगर हम कह लें तो जो उत्तर का मैदान है उसके बाद हम पूर्वोत्तर के पर्वतीय भी देख सकते हैं, पूर्वोत्तर के पर्वत। ठीक है, पांचवा कर सकते हैं। और तटीय जो मैदान है इसको पूरब या पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान भी कह सकते हैं। साथ में एक और कह सकते हैं, द्वीपीय प्रदेश, भारत का द्वीपीय प्रदेश। इस तरह ये 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से हम इसको 4 प्राकृतिक भागों में ही विभाजित करते हैं। पहला, उत्तर का पर्वतीय, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 4, तो ये 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भारत का 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आंसर ए इसका सही है। यहाँ पे अगर मैप में देखें तो भी दिखाई दे रहा है, पहला हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और ये तटीय मैदान। ठीक है, साथ में अगर हम देखें तो उत्तर का पूर्वी या पर्वतीय प्रदेश भी देख सकते हैं। साथ में आप देखेंगे जो द्वीपीय प्रदेश हैं उनको भी, और पश्चिम और पूर्वी ये तटीय मैदान को भी अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 4, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रमुख रूप से 4 प्राकृतिक भागों में भारत को विभाजित किया जाता है, तो आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, भारत से उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल सरका है। मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन का मतलब सीधा सा है कि भूतकाल में क्या भारतीय प्लेट उत्तर की ओर या किसी और की ओर सरकी है। तो बिल्कुल जी हाँ, भारतीय प्लेट उत्तर की ओर सरका हुआ है और अभी भी ये धीरे धीरे सरक रहा है और यूरेशियाई प्लेट से टकराया हुआ है। तो अब इसका मतलब कैसे हुआ, कि क्या हुआ और क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक मैप देख लें। जैसा कि आप जानते होंगे कि कार्बोनिफेरस युग तक सभी स्थल मंडल एक साथ बंधे हुए थे और उसको क्या कहा जाता था, पेंजिया। ठीक है, और यह पेंजिया एक पानी पे या समुद्र पे तैर रहा था, जिसे पैंथीलासा कहा जाता था। ठीक है, जुरैसिक काल में इसमें विभाजन होता है और पेंजिया 2 भागों में टूट जाती है। ठीक है, एक को जो उत्तर की ओर जाता है उसे अंकारा लैंड और दक्षिण वाले को गोंडवाना लैंड कहा जाता है।
और बीच में जो समुद्र निकला इसको तैतीस सागर कहा गया। तैतीस सागर कहा गया। ठीक है, जुरासिक काल के बाद अब ये देखेंगे इसमें भी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में भी विभाजन हो जाता है, और इनके विभाजन से आप देखेंगे अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अन्य देश बनते, जबकि गोंडवाना लैंड से देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया ये निर्मित होते हैं। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, इस गोंडवाना लैंड में भी विभाजन होता है, और विभाजित होने के बाद एक खंड भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का खंड है ये टूट के उत्तर की ओर खसकता है और ऊपर जाके यूरेशियाई प्लेट में टकराता है। ठीक है, इस टकराहट की वजह से ही जो ये तैतीस सागर में मलबा जमा हुआ था या तैतीस सागर में वलय पड़ने से इसके बीच में हिमालय का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो भारत का जो स्थल मंड है वो सरका कहाँ पे, उत्तर की ओर, और उत्तर की ओर सरके किससे टकरा रहा है, यूरेशियाई प्लेट से, और इस टकराहट से तैतीस सागर में वलन होता है और इस वलन से किसका, हिमालय का निर्माण भी होता है। तो इसका आंसर होगा उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें क्या लगाना है, लिखा हुआ है हिमालय मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्म हीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इनमें से कौन सही है और कौन नहीं सही, ये हमको बताना है। तो अगर हम देखें, लिखा हुआ मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, गलत है, ये जीवाश्महीन नहीं बल्कि जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अगला, वह हिमालय की शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। शिवालिक में, या ये कह लें कि अगर हिमालय क्षेत्र में कहीं पे किसी सभ्यता की खोज हुई है तो ज्यादातर हुई है कहाँ पे, शिवालिक हिमालय में। अगर इसका एक उदाहरण देखें तो बुर्जा होम जो जम्मू कश्मीर का है वो शिवालिक हिमालय में ही स्थित है। तो बुर्जा होम ये सिद्ध करता है कि वह हिमालय में या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी, सॉरी 2 और 3 ये सही है। तो यहाँ पे देखें कहाँ दिया हुआ है 2 और 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ 2 और 3 सही है, ये एग्जैक्ट या एकदम सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है दूसरे को कारक कहा जाता है। ठीक है, अब इसको पढ़ के आपको कथन कारक निष्कर्ष निकालना। क्या दिया हुआ, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा क्या हुआ है, कारक दिया हुआ हिमालय में कई अनुप्रस्थ उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में है, ये सही है। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र में देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये वाले सारे एरिया आते हैं और यहाँ पे भूकंप अच्छे खासे में आते हैं, और ये 4 और 5 भूकंपीय क्षेत्र में गिने जाते हैं। ठीक है, तो कथन तो सही है। अब लिखा हुआ हिमालय में कई अनुप्रस्थ उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, ये भी सही है। हिमालय में देखेंगे कई फाल्ट और भ्रंश स्थित है, या इन भ्रंश और फाल्ट का ये बताते हैं कि भूकंपीय क्षेत्र में है ये। ठीक है, तो ये दोनों सही है, और ये कथन और कारक दोनों सही है, और ये इसके व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, हाँ, कथन ए सही है और कारक आर दोनों सही है तथा कथन कारक का सही व्याख्या भी करता, तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारक दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, आगे देखें, लिखा हुआ है निम्न 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। पूछ रहा है किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है लद्दाख जास्कर, दूसरा बृहद हिमालय और पीर पंजाल, तीसरा बृहद हिमालय और जास्कर, चौथा काराकोरम और लद्दाख। तो अगर हम देखें तो ऊपर बृहद हिमालय है और नीचे पीर
पंजाल, और इसी के बीच में कश्मीर घाटी है। ठीक है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ये लिखा हुआ है बी में, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। आगे देखते हैं, इसका देखेंगे, अगर फिगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जास्कर या ग्रेट हिमालय, हिमाद्री भी इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे पीर पंजाल, तो इन्हीं के दोनों के बीच में आप देखेंगे कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, उनमें कौन सा सही है। ठीक, यहाँ पे अटल टनल के बारे में पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सही है कौन नहीं, ये आपको बताना है। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, या पहला कथन दिया हुआ, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। मतलब जो अटल टनल है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। दूसरा क्या है, यह मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। तीसरा क्या, हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह भारत के लिए एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो सड़क सीमा संगठन दिया हुआ ये सही है, इसमें इन्होंने ही इसका निर्माण किया है, और ये मनाली और लाहौल स्पीति को भी जोड़ता है। साथ में ये पीर पंजाल में भी स्थित है, और इसका सामरिक महत्व तो है ही। तो अगर हम ये देखें तो ये चारों अटल टनल के लिए सही है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो दिया हुआ है, चौथे में दिया हुआ है चारों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन चौथे में सही है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, ये फिगर दिया हुआ है आपके लिए, मनाली लाहौल स्पीति इसी को जोड़ रहा है, और इसकी टोटल लंबाई जो है वो आपको पता है 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इसका फिगर है। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी श्रेणी है। ऑप्शन में दिया हुआ है अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर श्रेणी और पटकोई श्रेणियां। ठीक है, इनमें से ये बताना है, इनमें से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। ठीक है, तो अगर नवीनतम की बात देखें तो अजंता ये प्रायद्वीपीय भारत में है, पालकोंडा ये भी प्रायद्वीपीय, कैमूर ये भी प्रायद्वीपीय भारत में है, जबकि पटकोई ये हिमालय में है। ठीक है, और अगर हम पुराने में बात देखें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं वो सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। ठीक है, तो प्राचीनतम देखें तो ये तो सबसे प्राचीन मानी जाती हैं, तो ये प्राचीनतम हो गई। नई देखें तो पटकोई हिमालय की श्रेणी में है, और हिमालय एक नवीन पर्वत माना जाता है। तो अगर नवीनतम की बात करें तो पटकोई नवीनतम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही आंसर है। क्यों सही है, क्योंकि ये तीनों प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। अब प्रायद्वीपीय भारत में जो श्रेणियां हैं वो सबसे प्राचीनतम है, और आपसे नवीनतम पूछ रहा है। आपको पता है हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, अभी युवा पर्वत है, और ये हिमालय का ही अंश है या हिमालय में ही स्थित है, तो ये नवीनतम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखें, पश्चिमी भारत में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यहाँ पे जितनी हिमालय श्रेणियां दी हुई हैं उनको क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, तो अगर हम हिमालय के क्रम देखें तो सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, इसके बाद बृहद हिमालय, इसके बाद लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक है। अब इन्हीं को हमें क्रम लगाना है, और क्रम कैसे लगाना, दक्षिण की उत्तर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। तो सबसे पहले शिवालिक होगा, यहाँ पे दिया हुआ है शिवालिक 1 और 2 जगह दिया हुआ है। शिवालिक के बाद यहाँ महान हिमालय दिया हुआ है, जो गलत है, महान हिमालय
तीसरे नंबर पे है, लघु हिमालय पहले है, तो शिवालिक के बाद लघु हिमालय और महान हिमालय। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिवालिक, लघु और बृहद हिमालय। अगर ट्रांस हिमालय भी दिया होता तो इसके बाद ट्रांस हिमालय हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण की सही क्रम निर्धारित करिए। यहाँ पे भी पर्वत श्रेणियों को दिया हुआ है, इनको कहाँ लगाना है, उत्तर से दक्षिण। इसमें उत्तर से दक्षिण लगाना मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो अगर देखें तो काराकोरम कहाँ पे है, ये ट्रांस हिमालय के हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम है सबसे ऊपर ये। उसके बाद देखेंगे शिवालिक हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दिया हुआ है सह्याद्री और अरावली, ठीक है। तो इसके बाद सह्याद्री हो जाएगा, उसके बाद अरावली हो जाएगी। तो क्रम क्या बनेगा, सी बी ए डी, सी बी ए डी, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा क्रम इसका, सबसे पहले काराकोरम हो जाएगा, क्योंकि काराकोरम ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और सबसे ऊपर है, तो काराकोरम हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा शिवालिक हो जाएगा, उसके बाद सह्याद्री हो जाएगी, फिर अरावली हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर डी सही है। आगे देखते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है। इसे पूछ रहा है कि जो कुमाऊं हिमालय है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है। जैसा आपको पता होगा हिमालय को दो भागों में या दो रूपों में विभाजित करते हैं, एक प्रादेशिक रूप से, दूसरा प्राकृतिक एक प्रादेशिक रूप से, दूसरा क्षेत्रीय वाइज। ऐसे देखें, अगर हिमालय को भौतिक विभाजन और प्रादेशिक, इसको प्राकृतिक भी कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक या भौतिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कुमाऊं हिमालय, तो ये प्रादेशिक हिमालय की बात कर रहा है। अगर प्रादेशिक हिमालय की बात कर रहा है तो अगर हम ये देखें कि हिमालय की श्रेणियों को, ऐसे अगर हिमालय है तो इनको नदियों ने बीच से काट रखा है, ऐसे काट दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नदी है ये है सिंधु नदी, उसके बाद सतलज, उसके बाद काली, यहाँ पे तीस्ता और सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों ने हिमालय श्रेणियों को बीच से काट रखा है। अब सिंधु और सतलज के बीच में जो पर्वत श्रेणियां हैं इनको कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज और काली के बीच में जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। जबकि काली और तीस्ता के बीच में जो नदियां हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं उनको नेपाल हिमालय और तीस्ता और सांगपो के असम हिमालय कहते हैं, ठीक है। और पूछ क्या रहा है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच में स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय ये है और ये किसके बीच में है, सतलज और काली के बीच में। तो सतलज और काली कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ सतलज और काली के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला क्या, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। पूछ रहा है कि हिमालय की समाप्ति के बाद या पर्वतीय क्षेत्र समाप्त होने के बाद जो मैदान शुरू होता है उसमें जो समतल मैदान होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम एक फिगर से आराम से समझ सकते हैं, ऐसे देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये ट्रांस हिमालय कह सकते हैं इसको बृहद हिमालय, इसको लघु हिमालय, इसको शिवालिक। और इसके बाद आप देखेंगे मैदानों की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे भावर शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भावर के बाद जो
एरिया शुरू होता है मैदान, उसको तराई कहते हैं। ठीक है, तराई के बाद देखेंगे जो होता है मैदान, उसको बांगर कहते हैं। उसके बाद खादर, और फिर ये डेल्टा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रम है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, भावर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। ठीक है, अगर अब पूछ क्या रहा आपको कि उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले हुए समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अगर भावर की बात करें तो ये ककरीला पथरीला है और ये बराबर मैदान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नदियां एक तरह से इन कक्कड़ पत्थरों में छिप जाती हैं और फिर तराई में आके ये दोबारा दिखाई देती हैं, और यहीं से क्योंकि ये समतल मैदान है तो यहाँ पे आके नदियां अपने रूप को दोबारा दिखाई देती है या अपने रूप में दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो तराई कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तराई। उसके बाद देखेंगे बांगर, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, लेकिन अब ये ऊंचाई प्राप्त कर चुकी है और यहाँ नदियों का पानी अब नहीं पहुंच पाता, तो ये बांगर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। जबकि खादर हर साल बदलने जाने वाली नदियों के द्वारा जो मिट्टी ला के बदली जाती है वो है खादर मिट्टी, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। जबकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है समतल मैदान, वो कौन सा है? तराई। ठीक है, इसका आंसर ए सही होगा। अगला देखते हैं, पूछ रहा है निम्न वाक्यों पे विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। ठीक है, आगे देखते हैं, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ठीक, बिल्कुल सही। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो सतत वाहिनी होती हैं, इसमें हमेशा पानी रहता है, ये लगातार बहती रहती हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्या हुआ? हिमानी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियां होती, बिल्कुल सही है। ये ग्लेशियर जो होते हैं, हिमानियां होती, वहां से निकलती हैं, इसीलिए इनमें हमेशा पानी भरा रहता है। ये बरसात पे डिपेंड नहीं होती है कि बरसात होगी तभी पानी इनमें आएगा, बल्कि ये हिमानियों द्वारा पानी लाई जाती है इनमें। ठीक है, तो ये दोनों सही है, और ये कथन का जो कारक है ये सिद्ध भी कर रहा है, तो कथन कारक दोनों सही है और पुष्टि भी हो रही है। तो ऑप्शन इसमें देख लें कौन सा सही है। ए आर दोनों सही है और सही की पुष्टि करता है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखते हैं, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी, इसमें प्राचीनतम श्रेणी पूछ रहा है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ठीक है, प्राचीनतम पूछ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, सबसे प्राचीनतम तो ट्रांस हिमालय है। ठीक है, हिमालय है, उसके बाद बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय है, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक आता है। लेकिन यहाँ पे आप शिवालिक, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय और धौलाधर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है निम्न में कौन सा प्राचीनतम श्रेणी है। तो प्राचीनतम देखें, ट्रांस हिमालय दिया नहीं है, तो बृहद हिमालय इसमें, या बृहद हिमालय ये सही आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम है। उसके बाद लघु और शिवालिक सबसे नई चोटी मानी है, नई पर्वत श्रेणियों में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियों नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक भौगोलिक प्रभाव क्या होता? मतलब अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां ना होती तो उसका प्रभाव हिमालय पे या हिमालय पे या भारत पे क्या प्रभाव पड़ता, वो आपको बताना है। पहला दिया हुआ, देश में अधिकांश भागों साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों को अनुभव होता। अगला, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत दरोड़ मृदा से वंचित, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत दरोड़ मृदा से वंचित हो जाती। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। तो अगर हम देखें, हिमालय ने ही जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं उसको रोक रखा हुआ है। अगर ये ना होता तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं और ये एक ठंडा प्रदेश हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तार दरोड़ मृदा को नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका जो पानी आता है
इन नदियों में, वो ग्लेशियर या फिर क्या है हिमालयों के द्वारा आता है। ये सतत वाहिनियाँ होती हैं, तो इनके द्वारा जो पानी लाई जाती है, इनके साथ जो मिट्टी आती है ये बहुत ही उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी। इसके पहले क्वेश्चन में बताया मैंने कि इन नदियों के द्वारा हर साल जो मिट्टी लाई जाती है वो मैदानों में लाके छोड़ी जाती है और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर और नई को, आपको पता ही है मैंने क्या कहा था, तो जलोढ़ मृदा वंचित, तो ये भी सिंधु और मैदान सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। ठीक है, अगर हिमालय ना होता तो ये भी जलोढ़ मृदा जो है वो नहीं मिल पाती हमें। तो ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान, बिल्कुल सही है। अगर ये ठंडी हवाएं जो साइबेरिया की ठंडी हवाएं भारत तक आने लगती तो यहाँ का मानसून बिल्कुल चेंज हो जाता। तो ये लिखा हुआ है यहाँ का मानसून प्रतिरूप भी भिन्न हो जाता। बिल्कुल सही, तो इसमें ऑप्शन तीनों सही हैं। तो देखेंगे तीनों कहाँ दिया हुआ है, हाँ डी में दिया हुआ है, 1 2 3 तीनों सही है। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया हुआ है निम्न वाक्यों में से विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, अभी पीछे ही देखा आपने। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। क्या ये सही है? अभी मैंने आपको बताया कि हिमालयी नदियों का जो पानी होता है वो हिमालयों के द्वारा प्राप्त होता है कि ना कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, इसीलिए चूंकि हिमालयी नदियों का जो पानी होता है वो ग्लेशियर या फिर हिमानियों से मिलता है, जो सतत वाहिनियां होती हमेशा उनमें पानी होता है, वो वर्षा पे डिपेंड या वर्षा पे निर्भर नहीं होती है। ठीक है, तो ये मानसून जो लिखा हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करती हैं अधिकतर वर्षा, अधिकांश वर्षा। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, उनमें अधिकतर पानी जो आता है वो हिमानियों के द्वारा आता है। तो ये ऑप्शन कारण गलत है, कथन सही है। ठीक है, तो क्या दिया है ऑप्शन में, ए दोनों सही है, गलत है, ए दोनों सही है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है, ये सी सही होगा। ये गलत है, अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता नहीं। अधिकांश वर्षा तो हिमालयी जो है या हिमालय नदियां हैं वहाँ पे जो पानी होता है वो ज़्यादातर पानी कहाँ प्राप्त होता है, हिमालयों से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकरा रहा है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद उत्तर की ओर प्रभावित हुआ और ये आके यूरेशियाई प्लेट से टकराया। यूरेशियाई प्लेट के टकराने की वजह से ही तैतीस सागर में वलन पड़ने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन देख रहा है भारतीय टेक्टोनिक प्लेटें यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही हैं, ये सही है। ठीक है, और हिमालय भी अभी क्या हो रहा है, ऊंचा है। ऊंचा या मतलब इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यूरेशियाई प्लेट से जब भारतीय प्लेट टकरा रहा है तो अभी भी तैतीस सागर में बलन पड़ रहा है और उस बलन की वजह से हिमालय की ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन ये इतना नहीं है कि आपको हर रोज बढ़ती दिखाई दे, बहुत मामूली है, लेकिन बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8,848, जबकि अब जो आप पढ़ रहे हैं 8,850। कहीं कहीं पे ये 52 भी दिया हुआ है, लेकिन 8,850 मतलब हिमालय की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही, इसीलिए इसको युवा और बलित पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, हिमालय अभी ऊंचा हो रहा है या हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है और ये प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकरा रहा है, बिल्कुल सही है। कि तो इसका आंसर क्या होगा, ए दोनों सही है और एक सही व्याख्या करता ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्राणी भारत नवीनतम है, यहाँ चट्टान पूछ रहा है भाई कि भारत में जो चट्टाने हैं या चट्टान नगर कौन सी नवीनतम चट्टान है। ठीक है, तो अगर हम चट्टानों की बात करें तो भारतीय चट्टानों या भारत में जो चट्टाने हैं उसको हम क्रम वाइज अगर देखें तो सबसे पहले आर्कियन आती है। ठीक है, आर्कियन के बाद धारवाड़ आती है, धारवाड़ के बाद कुडप्पा आती है, कुडप्पा के बाद विंध्यन आती है, विंध्यन के बाद गोंडवाना आती है, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप आता है। ठीक है,
तो इस तरह इनका बंटवारा किया गया है या इनका क्रम है। क्रम क्या है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले कौन सा है चट्टान है, आर्कियन। सबसे पहले आर्कियन करके चट्टानें बनी, उसके बाद इसके बाद देखें तो इसके बाद धारवाड़ की क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ के बाद देखें कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टान है। ठीक, विंध्यन क्रम के चट्टानों के बाद देखेंगे आपका गोंडवाना है, गोंडवाना के बाद डक्कन टैप है, इसके बाद गोंडवाना हो जाएगा, गोंडवाना के बाद डक्कन टैप हो जाएगा। ठीक है, अब ये आर्कियन है, इसी से धारवाड़ बनी है, धारवाड़ से कुडप्पा बनी, कुडप्पा से विंध्यन बनी, अब विंध्यन से आप देखेंगे गोंडवाना बनेगा और उसे डक्कन टैप बनेगा। तो ये क्रम है बनने का, या चट्टानों के निर्मित होने का क्रम है। इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम पूछ रहा है। तो नवीनतम अगर देखें तो कुडप्पा, धारवाड़ और विंध्यन। ठीक है, ये गोंडवाना इसके बाद आएगा। तो जाहिर सी बात है गोंडवाना, इसमें गोंडवाना सबसे प्राचीनतम, सॉरी नवीनतम पूछा, सॉरी ये सबसे नवीनतम, क्योंकि आर्कियन से क्या बना है, सबसे पहले आर्कियन बना, इससे धारवाड़ बनेगा, धारवाड़ के टूटने उठने से कुडप्पा बनेगी, कुडप्पा के टूटने से विंध्यन बनेगी, विंध्यन के टूटने से गोंडवाना बनेगी। तो गोंडवाना है सबसे नवीन चट्टान है, बाकी आर्कियन सबसे प्राचीन चट्टान है। ठीक है, ये चट्टानों का क्रम है। ठीक, भारत में जब हम चट्टानों पे आएंगे तो इसका अलग से चैप्टर है, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, लेकिन अभी आप इतना जानें कि इसमें गोंडवाना है, और क्यों है, क्योंकि सबसे प्राचीनतम कौन सा है, आर्कियन है, धारवाड़ है, उसके बाद कुडप्पा है, विंध्यन है, गोंडवाना है। इसके बाद आपको अन्य मिलेंगे, लेकिन इन सभी में आप देखेंगे गोंडवाना दिया हुआ, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन दिया हुआ है, तो गोंडवाना सबसे नवीनतम पर्वत चट्टाने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एरिया केरल का क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, और साथ में ये सबसे न्यूनतम ऊंचाई के साथ साथ यहाँ की जो खेती की पद्धति है वो भी काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे न्यूनतम ऊंचाई पे खेती का ये सबसे अच्छा उदाहरण है, इसीलिए कुटनाड प्रसिद्ध है। तो कुटनाड के लिए इसमें जो आंसर होगा वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे खेती अच्छी की जाती है, या इतने न्यूनतम ऊंचाई पे भी, या यहाँ पे खेती की जो पद्धति है वो बस यूनिक है, इसलिए इसको बहुत ही प्रसिद्ध है, या ये अपनी खेती की पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और साथ में न्यूनतम ऊंचाई के लिए भी प्रसिद्ध है, तो ये दोनों सही है, न्यूनतम ऊंचाई के लिए, अपनी कृषि की खाद्य पद्धति के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या, भारत में भू आकृतियों की रचना में संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है उत्तराखंड घाटी से देवप्रयाग एवं एकाकुंड प्रकार की विस्तृत रूप है। कश्मीर घाटी की, इसमें आपको विचार करना है क्या है, उत्तराखंड घाटी से देवप्रयाग एवं एकाकुंड प्रकार का ही विस्तृत रूप है। कश्मीर घाटी की रचना एवं झील नुमा बेसिन से हुई है। कान्हा बेसिन की रचना एक भ्रंश से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और उड़ीसाई प्लेट से और चीनी प्लेट के विनाश से अभिसरण से हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे जो दिया हुआ चौथा, अगर हम देखें हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशियाई प्लेट तथा चीनी प्लेट, यहाँ चीनी प्लेट नहीं होगा। ठीक है, चार तो गलत हो गया है, चार गलत है। ठीक है, कान्हा बेसिन की रचना भ्रंश से हुई है। कश्मीर घाटी एक रचना एक झील नुमा बेसिन से हुई है। उत्तराखंड घाटी देवप्रयाग एवं प्रकार का ही विस्तृत रूप है। तो चौथा तो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ चार देखें, ये गलत है और ये गलत है। अब देखना क्या है कि दो सही, कश्मीर घाटी की रचना एक झील नुमा बेसिन से हुई है। ठीक है, ये सही है, तो अगर हम देखें तो 1 2 3, ये 3 सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल भूखंड था
जिसे कहते थे। ठीक है, अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। ठीक है, जहाँ मैंने बताया कि भारतीय उप जो क्षेत्र है वो किस से अलग हुआ, कार्बोनिफेरस के बाद जब पेंजिया में विभाजन शुरू हुआ, तो विभाजन से दो अंगारा और गोंडवाना लैंड बना, और गोंडवाना लैंड से ही आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत या भारत का जो हिस्सा निकल के उत्तर की ओर सरका और वो जाके यूरेशियाई प्लेट से टकराया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बताना क्या है कि किस विशाल भूखंड का भारत हिस्सा था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, गोंडवाना का हिस्सा था। ठीक है, भारतीय भूभाग किसका हिस्सा था, गोंडवाना का हिस्सा था। इसका जो पहला फिगर या पहला क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि भारत का प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ या अच्छे चैप्टर के साथ। जय हिंद।